वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई एक सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज को लेकर आया हूँ। इसका नाम है पोचम्मा। एक्चुअली ये सीरीज 2 लैंग्वेज में रिलीज हुई, तमिल और तेलुगु। सीरीज में ओवरऑल से 5 एपिसोड्स है और एक एपिसोड का ड्यूरेशन 20 से 25 मिनट के आसपास। और सीरीज के बारे में बात करें तो सीरीज बहुत ही अच्छी है। स्पेशली मुझे क्लाइमैक्स से बहुत ही सेटिस्फेक्शन लगा। सीरीज देखते समय मुझे ऐसा ही लगा कि पता नहीं ये लोग एंडिंग कैसे देंगे, लेकिन नाइस एंडिंग देखकर अच्छा लगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। इस सीरीज की सारी कहानी अरकू के एक स्टेट में ही चलती है। फिलहाल कुछ लोग हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं। उस स्टेट का मालिक का नाम होता है फेडरिक, उसकी बीवी का नाम नैन्सी, इसकी बड़ी बेटी का नाम एवा, इसकी छोटी बेटी जेसी फिलहाल इसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रही होती है। उसी स्टेट का मैनेजर का नाम होता है रघु, उसकी बीवी का नाम शांति। इनके 2 संतान होते हैं, बड़ा बेटा छोटी बेटी। फेडरिक हल्के से गुस्सा करने लगता है कि कल रात जेसी इतना ऊपर गई थी तो तुम लोग क्या कर रहे थे? अरे किसी की भी उस पर नजर नहीं गई? रघु कहने लगता है कि सर ये सब कुछ पोचम्मा की मूर्ति निकालने की वजह से ही हुआ। फेडरिक दोबारा गुस्सा करने लगता है, अरे चुप बैठो रघु, तुम भी क्या फालतू बातें करने लगे? मेरी बेटी को ज्यादा नशा करके ऊपर से नीचे कूद गई, इसका और मूर्ति का क्या लेना देना है? ऊपर जाने से पहले कोई उसको रोक देता तो ये हंसा पेश नहीं आता आज। ये अंधविश्वास की बातें मेरे सामने मत करो, मैं इन पर भरोसा नहीं करता। उसी वक्त डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर कहने लगता है कि जेसी मर चुकी है। यह सुनने के बाद सारे फैमिली वाले बहुत फूट फूट के रोने लगते हैं। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। कुछ दिनों पहले इसी फेडरिक ने इस पूरे स्टेट को खरीदा था। बंगलों के सामने ही पोचम्मा की मूर्ति होती है। अब फेडरिक तो एक क्रिश्चियन होता है, सो कुछ काम वालों को बोलकर उस मूर्ति को बंगलों के सामने से हटाने के लिए कहता है। तभी ये चीज रघु जानकर फटाफट से फेडरिक के पास आकर रिक्वेस्ट करने लगता है कि सर इस मूर्ति को मत हटाइए, ये मूर्ति बहुत ही पावरफुल है, देवी माँ का दूसरा रूप है। लेकिन फेडरिक नहीं मानता, वहाँ से निकलवा ही देता है। खैर प्रेजेंट डे पर पुलिस वाले सुरेश नाम के एक बंदे को चेस करके इसको पकड़ ही लेते हैं। ये सुरेश और कोई नहीं, उसी रघु का बड़ा बेटा होता है। थोड़ी देर के बाद एवा पुलिस स्टेशन पर आकर इस रघु को बहुत मारने पीटने लगती है कि तुम्ही ने मेरी बहन को मार दिया। क्यों मारा तुमने मेरी बहन को? क्या कमी की हमने तुम लोगों को? तभी इंस्पेक्टर क्रांति एवा को रोकने लगता है कि आप शांत रहिए, हम इंक्वायरी कर रहे हैं। उस दिन क्या हुआ, क्या आप मुझे डिटेल में बता सकते हो? एवा क्रांति को उस दिन क्या हुआ वो बताने लगती है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली कल एवा और उसके हस्बैंड डेविड का मैरिज एनिवर्सरी होती है। इसके लिए इसके घर वाले प्रिपरेशंस वगैरह करते रहते हैं। उसके बाद जब जेसी अपने बाथरूम में नहा रही होती है तो जेसी को ऐसा लगता है कि कोई इसको देख रहा है। बाथरूम के बाहर कुछ आवाजें सुनकर वो जेसी फटाफट से बाथरूम से बाहर आती है। उस कमरे में फिलहाल सुरेश और जेसी की माँ होती है। मतलब वो सुरेश कुछ पोछा कर रहा होता है। जेसी अपने माँ के पास आकर कहने लगती है कि माँ मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। एक्चुअली काफी दिनों से एक बात कहना चाहती हूँ। जेसी की माँ नैन्सी हल्के से डांटने लगती है कि अब तुम किस पर कंप्लेंट करने वाली हो? देखो जेसी, आज बहुत ही अच्छा मौका है, मैं तुम्हारी बातें सुनने के मूड में नहीं हूँ। फटाफट से तुम पार्टी के लिए रेडी हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी कपड़े सेलेक्ट कर चुकी हूँ। इस तरह से नैन्सी जेसी की बात को नहीं सुनती। थोड़ी देर के बाद वो एवा का हस्बैंड डेविड अपने कमरे की खिड़की से ये देखता है कि नीचे जेसी और सुरेश के बीच छोटा सा झगड़ा हो रहा है। फटाफट से एवा को बुलाकर वो चीज दिखाने लगता है कि लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ झगड़ा हो रहा है, और वैसे वो दोनों इतना क्लोज क्यों है। एवा यही समझने लगती है कि वो सुरेश जेसी को तंग कर रहा है। फटाफट से उसके पास जाकर सुरेश को एक थप्पड़ मारकर जेसी से दूर हटा देती है कि जेसी तुमको कुछ हुआ नहीं ना। सुरेश को बहुत डांटने लगती है कि तुमको मेरी बहन से क्या काम, तुम मेरी बहन के इतना करीब क्यों हो? तुम इस घर के कूते हो और कूते ही बनकर रहना, ज्यादा हवा में मत उड़ो। सुरेश को वहाँ से भेजकर जेसी को समझाने लगती है कि वो मिडिल क्लास लोग हैं, उनसे तुम दूर ही रहो जेसी, वरना ऐसे लोग हमारा फायदा उठा सकते हैं। यह सुनने के बाद जेसी अपनी बहन को कुछ बताने की कोशिश करने लगती है, लेकिन एवा भी इसकी बात को नहीं सुनती। खैर उसी रात एवा और डेविड की मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी चलने लगती है। पार्टी के दरमियान में पता नहीं जेसी को क्या हो जाता है, वो फुल दारू शारू पीकर बंगलों के ऊपर चढ़कर बहकी बहकी बातें करने लगती है। फ्रेडरिक जेसी को डांटने लगता है, अरे जेसी तुम इतना ऊपर क्यों गई, फटाफट से नीचे आओ। जेसी कहने लगती है कि कोई भी मेरे पास नहीं आएगा, मैं तुम लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ, लेकिन तुम लोग मेरी बात को नहीं सुन रहे, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। अब तुम सारे लोग मेरी बात सुनो। इसी बातों में जेसी का पैर फिसलकर वो ऊपर से नीचे गिर जाती है। सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। मतलब एवा यही सारी बातें उस पुलिस वाले को बताने लगती है। क्रांति कहने लगता है कि पार्टी के टाइम तो ये सुरेश आप ही के पास था ना पार्टी में, तो वो कैसे जेसी को मार सकता है। एवा कहने लगती है
कि इंस्पेक्टर साहब, मैंने ये नहीं कहा कि सुरेश जेसी को धक्का देकर मार दिया, जेसी इसी की वजह से मर गई। इन दोनों के बीच कुछ चल रहा था, शायद उसी परेशानी की वजह से जेसी ने ऊपर चढ़ के आत्महत्या कर लिया। क्रांति कहने लगता है कि ये सब कुछ इंक्वायरी में पता चलेगा, फिलहाल गांव छोड़कर कोई भी बाहर मत जाना। दूसरे दिन जब जेसी का फ्यूनरल चल रहा होता है तो सुरेश बहुत ही दुखी होकर उस फ्यूनरल पर आता है, लेकिन एवा उस सुरेश को रोकने लगती है कि तुम मेरे बहन के करीब मत आओ। लेकिन बाकी लोग इस एवा को रोकने लगते हैं। वो सुरेश जेसी की लाश को देखकर अपना छोटा सा फ्लैशबैक याद करने लगता है। एक्चुअली जेसी और सुरेश एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे होते हैं। खैर उसी रात वो पुलिस वाला क्रांति एस्टेट के काम वालों को अपने पास बुलाकर उसी पार्टी के बारे में पूछताछ करते रहता है। सारे लोगों का एक ही कहना होता है कि फेडरिक सर ने बंगलों के सामने से पोचम्मा देवी माँ की मूर्ति हटाई, तभी से इनकी फैमिली पर वो श्राप लग गया। फेडरिक सर इस एस्टेट को लेने से पहले ये एस्टेट दूसरे लोगों का था। उस वक्त हर रोज देवी माँ की पूजा की जाती थी। मूर्ति निकालने की वजह से ही देवी माँ का श्राप इनके घर पर लग गया। उसके बाद सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। 9 महीनों पहले, मतलब 9 महीने पहले फेडरिक ने इस स्टेट को खरीदकर अपने फैमिली के साथ यहाँ पर शिफ्ट हो गया। इस स्टेट में ऑलरेडी रघु की फैमिली काम करती रहती है। सारे लोगों से इंट्रोडक्शन करवाने लगता है। फेडरिक की फैमिली को ये प्लेस बहुत पसंद आने लगती है, स्पेशली जेसी को। जब जेसी अकेले स्टेट घूमने के लिए जा रही होती है तो रघु अपने बेटे सुरेश को जेसी के पीछे पीछे जाने के लिए कहता है। सुरेश जेसी को वो स्टेट घुमाते समय मैडम जी कहकर बुलाते रहता है। जेसी कहने लगती है कि मुझे मैडम मत बुलाओ, बस जेसी कहकर बुलाओ। थोड़ी दूर जाने के बाद सुरेश जेसी के पैर अपने घुटनों पर रखकर उसको बड़े वाले शूज पहनाने लगता है, क्योंकि जंगल का इलाका है, गोंचड़ी वगैरह होती है, लग जाएगी पैरों पर। वह जो काले काले खून चूसते हैं ना, वो वाले कीड़े। सुरेश की ये केयरिंग देखकर जेसी को सुरेश का कैरेक्टर बहुत पसंद आने लगता है। कुछ दिनों के बाद इन दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती है। दूसरी तरफ फ्रेडरिक उस पोचम्मा की मूर्ति को देखकर रघु से पूछने लगता है कि वो क्या है। रघु उस देवी माँ के बारे में फ्रेडरिक को बताने लगता है कि हमारे सारे गाँव को इसी देवी बचाती है, बहुत ही पावरफुल है। फेडरिक कहने लगता है कि 2 आदमियों को बुलाकर उस पत्थर को वहाँ से निकाल दो। यह सुनने के बाद रघु शॉक में रह जाता है। खैर प्रेजेंट डे पर वो एवा उस इंस्पेक्टर को अपने घर पर बुलाकर छत पर जाने के जो सीढ़ियाँ होती है उस पर थोड़े से खून के धब्बे लगे होते हैं, और इसी तरह से एक चीज इमेजिनेशन करते हुए बताने लगती है कि शायद उस पार्टी के टाइम सुरेश ने जेसी के साथ जबरदस्ती की होगी, मतलब उसके साथ कांड करने के लिए फोर्स किया होगा। अगर वो उसकी बात को नहीं मानेगी तो उसको नुकसान पहुंचाएगा। शायद जेसी इसी डिप्रेशन में आकर फुल दारू पीकर छत के ऊपर चढ़ गई। शायद उसी हाथापाई के दौरान जेसी के पैर पर जख्मी हो गया और यह खून यहाँ पर लग गया। उसके बाद वो पुलिस वाला क्रांति फ्रेडरिक और नैन्सी के पास आकर जेसी की एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाने लगता है। मतलब जेसी ड्रग्स भी लिया करती थी, उस रात भी इसने ड्रग्स का सेवन किया। ये रिपोर्ट देखने के बाद फ्रेडरिक और नैन्सी शॉक में रह जाते हैं कि ऐसा कैसा हो सकता है। वो क्रांति कहने लगता है कि जेसी का केस देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जेसी ने उस रात कुछ ज्यादा ही कोकेन कंज्यूम कर लिया। उसे पता ही नहीं चला कि वो कहां पर गई, किधर है, क्या बात कर रही है। छत पर चढ़ गई, पैर फिसलकर वो नीचे गिर गई। ये कोई सुसाइड नहीं है, उसी तरह से किसी ने भी उसको मरने के लिए उकसाया नहीं। देखते हैं और इंक्वायरी करने के बाद शायद और कुछ बातें पता चले। वो क्रांति जाने के बाद नैन्सी फ्रेडरिक को डांटने लगती है, क्योंकि फ्रेडरिक को ड्रग्स लेने की आदत होती है। फ्रेडरिक कहने लगता है, अरे नैन्सी, मेरे पास ड्रग्स है, ये किसी को नहीं पता, सिर्फ तुम्हारे अलावा। मैं तो बस अलमारी में लॉक करके रखता हूँ और उसकी चाबी मेरे पॉकेट में होती है। इस तरह से अपना पॉकेट चेक करने पर इसके पॉकेट में चाबी नहीं होती। नैन्सी कहने लगती है, ड्रग्स ले लेकर तुम्हारी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। लेकिन तभी फ्रेडरिक को एक बात याद आने लगती है। कल उसी घर में काम करने वाली एक लड़की फ्रेडरिक के कपड़े लेकर आई थी, तो फ्रेडरिक उस लड़की को अलमारी की चाबियां देता है कपड़े अंदर रखने के लिए। सो वो लड़की अलमारी ओपन करके कपड़े रखकर एक नेकलेस को भी चुरा लेती है। सो प्रेजेंट डे पर फ्रेडरिक और नैन्सी उस अलमारी को ओपन करते हैं तो नेकलेस गायब होती है। यहाँ पर एक और बात यह है कि शांति ने ही उस लड़की को इस घर में काम के लिए रखा। उसी जगह पर शांति की दूसरी बेटी गायत्री काम कर रही होती है। नैन्सी कहने लगती है, गायत्री, तुम फटाफट से तुम्हारी माँ को बुलाकर लेकर आओ। इस तरफ वो लड़की शायद वो नेकलेस लेकर शांति को देने लगती है। शांति इसको कुछ पैसे देकर ये गांव छोड़ने के लिए कहती है, मतलब कुछ दिन इस गांव पर वापस न आने के लिए कहती है। उसी वक्त गायत्री यहाँ पर आकर अपनी माँ को यही बात कहने लगती है कि नैन्सी मैडम ने तुमको बुलाया। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ वो पुलिस ऑफिसर क्रांति एवा से मुलाकात करके यही बात कहने लगता है कि आपका कहना है कि जेसी की मौत का कारण वो सुरेश है, लेकिन गाँव वाले तो कुछ और ही बता रहे हैं। आप लोग इस स्टेट पर आने के बाद देवी माँ की मूर्ति को वहाँ से हटा दिया, तभी से देवी माँ का श्राप
तुम्हारे घर पर लग गया और तुम लोगों के साथ बुरा हो रहा है। आपसे पहले भी उस बंगलों में एक फैमिली थी ना, उनके साथ तो ऐसी कोई घटना पेश नहीं आई। इसे क्या कहते हो आप? एवा कहने लगती है, अरे सर, वो सब कुछ लोगों का अंधविश्वास है। दूसरी तरफ शांति नैन्सी के पास आती है। फ्रेडरिक और नैन्सी उस लड़की के बारे में पूछने पर शांति झूठ कहने लगती है कि वो लड़की तो कल ही अपने गांव चली गई। उसका गांव कौन सा है मुझे नहीं पता, मतलब उस लड़की के बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं पता। नैन्सी कहने लगती है कि उस लड़की ने मेरा नेकलेस चुराया। यह सुनने के बाद शांति नैन्सी के पैर पर गिर जाती है, रिक्वेस्ट करने लगती है कि मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मैंने नहीं सोचा था कि वो लड़की ऐसी चोरी करेगी, चाहे तो आप मेरे सैलरी में से कट कर लीजिए। उसी वक्त रघु वो नेकलेस लेकर फ्रेडरिक के पास आता है कि सर मुझे अभी अभी ये बात पता चली कि उस लड़की ने आपके घर से ये नेकलेस चुराया। उस लड़की के फादर ने इस चीज को देखकर ये नेकलेस वापस कर दिया और माफी भी मांगी उसने। उस लड़की ने जाने अनजाने में ये गलती कर दी। और रघु की ये हरकत देखकर शांति रघु को गुस्से भरी निगाहों से देखने लगती है, मतलब मुंह पर आया हुआ निवाला रघु ने छीन लिया। दूसरी तरफ वो क्रांति सुरेश को बुलाकर यही बात पूछने लगता है कि पार्टी वाली रात के दिन क्या तुम्हारे और जस्सी के बीच कुछ झगड़ा हुआ था? सुरेश कहने लगता है कि सर हम दोनों ने कभी झगड़ा किया ही नहीं। उसी वक्त कांस्टेबल क्रांति को एक और रिपोर्ट लाकर देने लगता है। रिपोर्ट देखकर एवा से कहने लगता है कि तुम्हारी बहन जस्सी पर अत्याचार हुआ। यह सुनने के बाद एवा और सुरेश शॉक में रह जाते हैं। दूसरी तरफ रघु और शांति वापस घर आकर शांति रघु को बहुत डांटने लगती है कि तुम्हारी वजह से मुझे थोड़ा भी फायदा नहीं है। अरे एक अच्छा मौका मिला था पैसे कमाने का और तुमने उसे भी गवा दिया। रघु कहने लगता है कि उसे मौका नहीं चोरी कहते हैं। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि रघु बहुत ही ईमानदारी के साथ पैसे कमाना चाहता है, लेकिन शांति इसकी टोटली अपोजिट होती है। इसको काफी सारे पैसे चाहिए, ये दूसरे घरों पर काम नहीं करना चाहती। रघु से कहने लगती है कि इतने साल तुमने ईमानदारी से काम किया, क्या मिला तुमको? हमारे पास खुद का घर नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, ऊपर से कर्जे। अब इस सारे सीरीज में रघु की दूसरी बेटी गायत्री चुपचाप देखती रहती है। दूसरी तरफ सुरेश उस क्रांति से कहने लगता है कि सर जैसा जस्सी ने सोचा वैसा ही हुआ। क्रांति पूछने लगता है कि जस्सी ने क्या सोचा। एक दिन जस्सी और सुरेश बस ऐसे कैजुअली मुलाकात करके जस्सी सुरेश से कहने लगती है कि सुरेश आजकल मुझे बहुत ही डर लग रहा है। जब मैं घर में अकेली रहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, जैसे स्नान करते वक्त, कपड़े बदलते वक्त, सोते वक्त। और रिसेंटली मेरा यकीन सच निकला, वो जानने के बाद मुझे और घबराहट हो रही है। सुरेश पूछने लगता है, अरे जैसी तुम क्या बात कर रही हो? जैसी कहने लगती है कि सुरेश मेरे जीजाजी है ना डेविड, वो मुझे गंदी नजरों से देखते हैं। प्रेजेंट डे पर एवा सुरेश को एक थप्पड़ मारती है, कहने लगती है कि तुम अपनी गलतियों को छुपाने के लिए सारा इल्जाम मेरे पति पर डाल रहे हो। सुरेश कहने लगता है कि सर मैंने जो कहा वो सच ही कहा, चाहे तो आप जैसी की डायरी को पढ़ सकते हो। तभी उन तीनों की बातें दूर से वो डेविड सुन रहा होता है और इसको थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता है। एवा फटाफट से जैसी के रूम पर आकर उसकी डायरी को ढूंढने लगती है। तभी डेविड एवा के पास आकर कहने लगता है कि तुम उस डायरी को मत ढूंढो, वो तुमको नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने उस डायरी को जला दिया। देखो एवा, हर एक खूबसूरत लड़की को देखकर मेरे अंदर इच्छा पैदा होती है, तो ऐसे ही तुम्हारी बहन को देखकर भी मेरे अंदर इच्छा पैदा हुई। उसको देखने लगा, ताड़ने लगा। तुम उस पुलिस वाले के पास जाकर यही बात कहो कि इस केस का और मेरे हस्बैंड का कोई भी लेना देना नहीं और ये केस उसी सुरेश के ऊपर डाल दो। एवा कहने लगती है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी, पुलिस के पास जाकर सच बता दूंगी। लेकिन वो डेविड एवा को धमकी देने लगता है, मतलब ऐसी कहानी बनाने लगता है कि जैसी मरने के पीछे एवा का ही हाथ हो सकता है। एवा गुस्से में कहने लगती है, छी, तुमने मेरी बहन के साथ अत्याचार किया। डेविड कहने लगता है, एवा क्या बात कर रही हो, मैं बस तुम्हारी बहन को देखता था, उसको कभी भी हाथ नहीं लगाया, फोर्स नहीं किया, गॉड प्रॉमिस। खैर उसी रात रघु एक औरत के पास जाता है, मतलब फ्रेडरिक के घर में जो हादसाएं हो रही है उसका सोल्यूशन पूछने के लिए। शायद वो औरत अंतर्यामी होती है, रघु के बारे में सब कुछ बताने लगती है। मतलब कुछ महीनों पहले जब रघु किसी रास्ते से जा रहा था तो पोचम्मा की वो मूर्ति इसको नजर आने पर रघु बहुत खुश होकर उस मूर्ति को बंगलों के सामने स्थापित किया। मतलब वो औरत कहने लगती है कि रघु तुमने पोचम्मा देवी को वहाँ पर नहीं रखा, पोचम्मा देवी ने उस प्लेस को सिलेक्ट किया। तुम्हारे मालिक ने देवी माँ का घर उजाड़ दिया तो क्यों नहीं देवी माँ को गुस्सा आएगा, देवी माँ को उसी जगह पर लाकर रख दो।
तभी देवी माँ का गुस्सा शांत होगा। यह सुनने के बाद रघु भी कुछ चीजें ऑब्जर्व करने लगता है। मतलब पोचम्मा की मूर्ति वहाँ से हटाने के बाद फ्रेडरिक और उसकी फैमिली वाले अजीब सी हरकतें करने लगे, जैसे नैन्सी बात बात पर काम वालों पर गुस्सा करना, अकेले ही बैठकर रोने लगती, हंसने लगती। खैर दूसरे दिन जब सुरेश अपना बक्सा ओपन करके जब अपने सर्टिफिकेट्स ढूंढ रहा होता है तो इसके बक्से में एक सोने की अंगूठी नजर आती है। इस अंगूठी को देखकर अपनी माँ पर ही शक करने लगता है। इसकी माँ शांति कहने लगती है कि ये मेरी अंगूठी है, मैंने चिट्ठी वगैरह डाल के पैसे जमा करके इस अंगूठी को खरीदा। लेकिन सुरेश अपनी माँ की बातों पर यकीन नहीं करता। ये सोचने लगता है कि तुमने इस अंगूठी को किसी घर से चुराया है। इसके बाद दोबारा यही बात कहने लगती है कि मैंने ये अंगूठी चोरी नहीं की। चलो मान लिया मैंने चोरी की, लेकिन तुमने क्या किया? जेसी का नाम का झूठा टैटू बनवाया। दूसरी तरफ वो पुलिस ऑफिसर क्रांति एवा और डेविड को बुलाकर उसी डेयरी के बारे में पूछने लगता है। तो डेविड क्रांति को जो सच है वो बताने लगता है। मतलब वही जेसी पर इसकी नजर थी, लेकिन जेसी को इसने कुछ नहीं किया। सारा इल्जाम सुरेश पर ही डालने लगता है। डेविड की बातें सुनने के बाद फिर भी वो क्रांति कहने लगता है कि अभी भी मुझे तुम्हारे ऊपर शक नहीं गया, तुम भी स्टेज छोड़कर कहीं पर भी मत जाओ। इस तरफ रघु और शांति घर में खाना बनाते हुए रघु नैन्सी से कहने लगता है कि मैडम आज के बाद से 3 दिनों तक गांव में पोचम्मा का फेस्टिवल चलने वाला है। अगर आज रात आप भी फेस्टिवल पर आते तो अच्छा होगा, शायद घर के प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। नैन्सी कहने लगती है ठीक है रघु, मैं जरूर आऊंगी। एक्चुअली नैन्सी का भी यही मानना होता है कि काश ये लोग उस मूर्ति को वहाँ से नहीं हटाना चाहिए। मूर्ति को हटाने के बाद ही इनके घर में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। उसी रात रघु नैन्सी को लेकर उस फेस्टिवल पर जाता है, लेकिन वहाँ के लोग नैन्सी को फेस्टिवल में शामिल नहीं होने देते। मतलब यही कहने लगते हैं कि तुम लोगों ने देवी माँ की मूर्ति को फेंक दिया, देवी माँ तुम लोगों के ऊपर नाराज है, तुम लोगों को देवी माँ का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, चले जाओ यहाँ से। यह सुनने के बाद नैन्सी भी बहुत मायूस होकर वहाँ से चली जाती है। इस तरफ कमरे में जब एवा और डेविड सो रहे होते हैं तो एवा को गुस्सा आकर डेविड के चेहरे पर पिल्लो रखकर इसको मार देती है, क्योंकि एवा को डेविड पर ही शक होता है कि शायद डेविड ने ही जेसी के साथ अत्याचार किया, इसी वजह से जेसी मर गई। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये सब कुछ एवा का एक बुरा सपना है। एवा सुबह सवेरे अपनी नींद से जागकर अजवल से जॉगिंग पर जाने लगती है। थोड़ी देर के बाद जॉगिंग करते समय इस एवा को घुंघरों की आवाज सुनाई देती है। वो आवाजें सुनकर एवा बहुत डरने लगती है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ फ्रेडरिक और नैन्सी को शांति चाय देती रहती है, मॉर्निंग चाय। बातों ही बातों में नैन्सी फ्रेडरिक से कहने लगती है कि फ्रेडरिक तुमने इस स्टेट को खरीदकर गलत किया, चलो हम इस स्टेट को छोड़ देते हैं। इसी दौरान शांति नैन्सी को चाय देने लगती है। चाय पीने के बाद नैन्सी शांति पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने इसमें इतनी चीनी क्यों डाली, अगर काम करना नहीं आता तो चली जाओ। शांति मायूस होकर रघु के पास आकर यही बात कहने लगती है कि किसी दूसरे स्टेट में काम है तो देखिए। दिन ब दिन नैन्सी मैडम मुझ पर बहुत गुस्सा कर रही है, ये लोग ही अजीब है। उसी वक्त फ्रेडरिक को किसी के साइड से कॉल आने पर फ्रेडरिक शॉक में रह जाता है। फ्रेडरिक फटाफट से उस जगह पर जाने पर वहाँ पर एवा बेहोश पड़ी होती है। मतलब पुलिस ने ही इस फ्रेडरिक को कॉल करके यहाँ पर बुलाया। उसी प्लेस पर रेड्डी नाम का एक बंदा भी होता है। वो क्रांति फ्रेडरिक से कहने लगता है कि जब ये रेड्डी यहाँ से गुजर रहे थे तो नीचे आपकी बेटी पड़ी थी। मतलब वो एवा ऊपर से नीचे गिर चुकी होती है। यह सुनने के बाद फ्रेडरिक उल्टा उस रेड्डी पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने ही मेरी बेटी के साथ कुछ किया है। वो पुलिस ऑफिसर क्रांति फटाफट से फ्रेडरिक को रोककर यही बात पूछने लगता है, क्या आप पहले से इस रेड्डी को जानते हो? फ्रेडरिक जो हुआ वो बताने लगता है। जब एवा और डेविड का एनिवर्सरी डे था उस वक्त यही रेड्डी फ्रेडरिक से मिलने के लिए आया, क्योंकि ये बंदा रेड्डी इस सारे स्टेट को खरीदना चाहता है और वो भी 3 गुना दाम ज्यादा देकर। लेकिन फ्रेडरिक इस स्टेट को बेचना नहीं चाहता। फिर भी जब वो रेड्डी जिद करने लगता है तो फ्रेडरिक इसको डांट डपट कर यहाँ से भेज देता है। प्रेजेंट डे पर ये पुलिस वाला रेड्डी से पूछने लगता है कि उस प्लेस पर ऐसा क्या है जो आप 3 गुना देकर खरीदना चाहते हो उस बंगले को। वो रेड्डी कहने लगता है कि फ्रेडरिक का बंगलों का नंबर 526, मतलब मेरा लकी नंबर। और उसी तरह से उस बंगलों के सामने पोचम्मा देवी माँ की मूर्ति थी जो उन बेवकूफों ने निकाल कर फेंक दिया। अगर वो बंगला मेरे हाथ लग जाएगा तो दौलत शोहरत मेरे मुट्ठी में होगी। वो प्लेस मेरे लिए लकी है, इसलिए मैं उस प्लेस को खरीदना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी मदद करोगे उस बंगलों को हासिल करने के लिए तो मैं तुम्हारा लेवल बढ़ा दूंगा। इस तरफ नैन्सी एवा के बारे में सुनकर फटाफट से हॉस्पिटल पर भागी चली आती है। पता चलता है कि एवा अब ठीक ठाक ही है। अब वहीं पर रघु होता है। नैन्सी रघु से कहने लगती है कि रघु तुम उस देवी माँ की मूर्ति को उसी जगह पर रख दो। फ्रेडरिक से भी कहने लगती है कि फ्रेडरिक तुम उस बंगले को किसी को बेच दो, हम हमारी पुरानी प्लेस पर चले जाएंगे। अब ये सारी बातें रघु की छोटी बेटी गायत्री सुन लेती है और जिन बंदों ने उस मूर्ति को निकाल कर फेंका था
गायत्री उस बंदे के पास जाकर पूछने लगती है कि आपने देवी माँ की मूर्ति को कहाँ पर फेंका। वो बंदा गायत्री से कहने लगता है, अरे बेटा मैंने तो एक खाई में गिरा दिया, मैं उस प्लेस को दिखाऊंगा, तुम ही जाकर ढूंढ लो। तो वो बच्ची गायत्री उस जगह पर जाकर तलाश करने लगती है। इस तरफ एवा होश में आने के बाद इसके पेरेंट्स इसके पास आकर पूछने लगते हैं कि तुम कैसे गिर गई। एवा कहने लगती है कि माँ जब मैं जॉगिंग कर रही थी तो मुझे घुंघरू की आवाज सुनाई दी, डर के मारे मैं बहुत ही दूर जाकर किसी जगह पर बैठ गई। उसी वक्त मुझे उस देवी माँ का मास्क नजर आया, मतलब कोई बंदा मास्क पहनकर मुझे डराया, तो मैं डर के मारे वहीं से नीचे गिर गई। एवा अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ ये काम जरूर डेविड का ही हो सकता है। इस तरह से एक इंसिडेंट और बताने लगती है। मतलब एक दिन डेविड वही मास्क पहनकर एवा को डराया था और ये मास्क डेविड को किसी जगह पर मिला जब ये जॉगिंग कर रहा था। तो उस वक्त एवा तो बहुत डर गई। डेविड से कहने लगी कि डेविड दोबारा तुम ये मास्क पहनकर मुझे मत डराओ प्लीज। सो एवा फेड्रिक और नैन्सी से कहने लगती है कि माँ जेसी को भी जरूर उसी डेविड ने मारा होगा, तुम लोग जैसा सोच रहे हो डेविड उतना अच्छा बंदा नहीं है। इस तरह से डेविड के बारे में सच्चाई बताने लगती है। सुरेश ने हमारे जेसी के साथ कुछ नहीं किया। यह सुनने के बाद नैन्सी फेड्रिक से कहने लगती है कि उस कुत्ते को अभी के अभी घर से बाहर फेंक दो। दूसरी तरफ डेविड अपनी नींद से जाकर एवा को बुलाने लगता है। वहाँ की काम वाली बाई डेविड को एवा के बारे में बताने लगती है। यह सुनने के बाद डेविड फटाफट से गाड़ी लेकर हॉस्पिटल पर जाने लगता है। शॉकिंगली उसी गाड़ी में डेविड उसी मास्क को देखता है। एक्चुअली जब एवा ने डेविड से कहा था कि तुम दोबारा वो मास्क पहनकर मुझे मत डराओ, तो डेविड ने सुरेश को बोलकर उस मास्क को ऊपर रखवा दिया था। सो डेविड उस चीज को याद करके सुरेश के पास आकर बहुत मारने पीटने लगता है, क्योंकि डेविड को इसी सुरेश पर शक होता है कि शायद सुरेश ने ही एवा को हार्म किया होगा, क्योंकि वो मास्क कहाँ पर है सिर्फ सुरेश और डेविड ही जानते हैं। डेविड सुरेश को एक पिलर से बांध के वो फटाफट से हॉस्पिटल पर जाने लगता है। एट द सेम टाइम एवा का भी डिस्चार्ज होने पर सारे लोग वापस घर आने लगते हैं। कुछ दूर आने के बाद रघु ये देखता है कि सड़क पर काफी सारी ट्रैफिक जाम हो चुकी है। शॉकिंगली डेविड की गाड़ी का एक्सीडेंट होकर डेविड उसी जगह पर मर चुका होता है। यह देखकर फ्रेडरिक और उसकी फैमिली वाले भी शॉक में रह जाते हैं कि इनके घर में एक और दुर्घटना पेश आई। उसके बाद इस डेविड का भी फ्यूनरल खत्म हो जाता है। एक चर्च का फादर फ्रेडरिक के घर पर आकर जहाँ पर मूर्ति थी ना, उस प्लेस को देखकर फ्रेडरिक से कहने लगता है कि सारी प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुई। देखो फ्रेडरिक, किसी की भी यकीन को हम लोग तोड़ना नहीं चाहिए। हम लोग दूसरे धर्म के लोग हैं, यहाँ तक ओके है, लेकिन कुछ लोग उस देवी माँ की पूजा किया करते थे, उसको मानते थे। तुमने उस यकीन को तोड़ा, तुम उस यकीन को दोबारा जिंदा करो और हो सके तो इस बंगलों को छोड़ दो। दूसरे दिन वो बंदा रेड्डी फ्रेडरिक के पास आकर कहने लगता है कि मैंने सुना है कि आप अपने बंगले को बेच रहे हो, इसलिए मैं एडवांस के साथ आपके सामने हाजिर हुआ। फ्रेडरिक कहने लगता है कि मैं तो अपने बंगले को बेचूंगा तो जरूर, लेकिन तुमको नहीं, मैं इस बंगले को रघु को ही देने वाला हूँ। यह सुनने के बाद रघु भी शॉक में रह जाता है। उसके बाद क्या था, फ्रेडरिक बंगले की चाबियां रघु के हाथ में थमाकर ये सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं। वो लोग जाने के बाद रघु शांति से कहने लगता है कि बहुत ही अच्छे लोग थे। शांति कहने लगती है कि वो लोग तो अच्छे ही थे, लेकिन तुम्हारा दिमाग उससे भी शातिर निकला। सो यहीं पर कुछ शॉकिंग बातें रिवील होने लगती है। सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है 9 महीने पहले। एक्चुअली रघु का एक गुरुजी होता है। जब जब इस गुरुजी के पास आकर कुछ सलाह वगैरह लेते रहता है, तो बातों ही बातों में रघु अपने गुरुजी से कहने लगता है कि फ्रेडरिक नाम के एक बंदे ने उस एस्टेट को खरीद लिया। वो गुरुजी कहने लगता है कि अगर तुम पहले ही आ जाते तो वो एस्टेट तुम्हारा हो सकता था। उस बंगले के थोड़ा आगे एक बहुत बड़ा खजाना छुपा है। इस तरह से रघु को एक मैप भी दिखाने लगता है। मतलब जहाँ पर देवी माँ की मूर्ति थी ना, उसकी थोड़ी दूरी पर वो खजाना छुपा होता है। वो गुरुजी ये भी कहने लगता है कि वो खजाना तुमको मिलना चाहिए, लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती, अब वो खजाना किसी और के नाम होने वाला है। मतलब अगर रघु उस एस्टेट को खरीद लेता या तो फिर उस बंगले को खरीद लेता तो वो खजाना इसका हो सकता था। रघु गुरुजी की बातें सुनकर वापस घर आते समय उसी खजाने के बारे में सोचने लगता है। अगर वो खजाना रघु को मिलेगा तो इसके सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं। बाद में रघु अपने फैमिली के साथ मिलकर एक जबरदस्त प्लान बनाने लगता है। रघु स्टार्टिंग से ही अपने प्लान को अंजाम देने लगता है। मतलब जब फ्रेडरिक अपने पुराने घर पर था तो उसका मसाज करने के लिए एक बंदा आया करता था। तो वो बंदा फ्रेडरिक से कहने लगता है कि सर आप तो क्रिश्चियन हो, आप जिस जगह पर जा रहे हो उस बंगले के सामने एक देवी माँ की मूर्ति है, क्या आप उस देवी माँ की मूर्ति को हटा दोगे? और उस बंदे को ऐसा कहने के लिए रघु ने ही थोड़े पैसे दिया था। उसके बाद रघु अपने बेटे से कहने लगता है कि तुम किसी भी तरह से उस जेसी को अपने प्यार के जाल में फंसाओ। सो फ्रेडरिक की फैमिली यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद सुरेश उसी तरह से
जेसी से प्यार करने का नाटक करने लगता है। जेसी के नाम का अपने चेस्ट पर झूठा टैटू भी बनवाता है उसको यकीन दिलवाने के लिए। रघु अपनी बीवी शांति से कहने लगता है कि जब जब तुम उस घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रहो तो शांति उस घर में एक सांप को छोड़ देती है। स्पेशली नैन्सी को ये यकीन दिलाने की कोशिश करने लगती है कि मूर्ति वहाँ से निकालने की वजह से ही इनके घर में प्रॉब्लम्स शुरू हो गए। रघु उस पुलिस वाले से भी डील बात कर लेता है, वही क्रांति, कि खजाना है, खजाना मिलने के बाद 50-50। इसी दरमियान में रघु को ये बात पता चलती है कि उस डेविड की नजर इस जेसी पर है, तो ये सिचुएशन इसके फेवर में करने का डिसाइड करता है। अब जेसी को ऑलरेडी डेविड के बारे में पता होता है। पार्टी वाली रात जेसी सुरेश से यही बात कहने लगती है कि मेरी बात कोई भी नहीं सुन रहा। सुरेश जेसी को हल्के से एक हिंट देने लगता है कि एक बार मेरे घर वाले भी मेरी बात को नहीं सुना तो मैं घर के ऊपर चढ़कर चिल्लाने लगा, तब जाके वो लोग मेरी बात को माने। जेसी कहने लगती है, अरे घर के ऊपर चढ़ने की हिम्मत मेरे पास नहीं है। सुरेश एक और आइडिया देने लगता है कि तुम हल्के से ड्रग्स लो, वैसे भी तुम्हारे फादर लेते हैं ना, तुम्हारे फादर के कमरे में है। इस तरह से वो सुरेश जेसी को ड्रग्स देने लगता है। उसी नशे की हालत में जेसी बंगलों के ऊपर जाने लगती है। थोड़ी देर के बाद रघु भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तभी सुरेश अपने फादर रघु से कहने लगता है कि पापा, मैं जेसी से बहुत प्यार करता हूँ, सच्चा वाला प्यार। रघु कहने लगता है, सुरेश अगर तुम्हारे पास पैसे होंगे तो जेसी जैसी काफी सारी लड़कियां तुम्हारे कदमों पर आएंगी। जब जेसी ऊपर चढ़कर बकबक कर रही होती है तो रघु हल्के से धक्का देने लगता है, तो जेसी ऊपर से नीचे गिरकर उसकी मौत हो जाती है। एक्चुअली जेसी को मारने का प्लान नहीं था, लेकिन इत्तेफाक से वो जेसी मर गई। और इसी तरह ये इल्जाम डेविड पर जाने के लिए उस पुलिस ऑफिसर से झूठी रिपोर्ट बनवाई कि जेसी के साथ अत्याचार हुआ। उसके बाद डेविड सुरेश को मार पीट कर उसको बांध के हॉस्पिटल पर जा रहा था, तो सुरेश किसी भी तरह से अपने हाथों की रस्सी खोलकर अपने पापा को फोन करके बताने लगता है कि शायद डेविड को मुझ पर शक हो चुका है। सो डेविड को अपने रास्ते से हटाने के लिए रघु किसी लॉरी वाले बंदे को कॉल करके डेविड का एक्सीडेंट करवा के मरवा देता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। सुरेश वहाँ के सारे काम वालों को छुट्टी दे देता है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ सुरेश की बहन वही गायत्री देवी माँ की मूर्ति को तलाश करती रहती है। वो तलाश करने के बाद उसी किसी मंदिर के पास उस देवी माँ की मूर्ति नजर आती है इसको। इस तरफ रघु, शांति, सुरेश उस जगह पर पूजा वगैरह करके खुदाई करना स्टार्ट करते हैं वही खजाने के लिए। उसी वक्त वहाँ पर वो पुलिस वाला क्रांति आता है। कहने लगता है कि सब कुछ तो तुम्हारे प्लान के हिसाब से चला है, लेकिन अब मुझे 50-50 नहीं चाहिए, मुझे वो सारा खजाना दे दो और तुम ये बंगला रख लो। उसी वक्त शांति कोई चीज लेकर क्रांति के सर पर हमला करने लगती है। ये देखकर जब बाप बेटे इसको मारने के लिए आते हैं तो क्रांति अपनी गन निकालकर इन दोनों पर शूट करके मार देता है। शांति जब दोबारा हमला करने लगती है तो इस पर भी फायर करके इसको मार देता है। इसी प्रोसेस में क्रांति की भी मौत हो जाती है। मतलब जो लोग खजाना हासिल करने वाले थे वो सारे के सारे मर चुके होते हैं। इस तरह फ्रेडरिक की फैमिली वापस जा रहे होते हैं ना। एवा फ्रेडरिक से कहने लगती है कि पापा, घर में मेरी और जेसी की फोटो वहीं पर रह गई, चलो वापस चलकर वो फोटो लेकर आते हैं, मेरे पास वो एक ही याद है उसकी। सो ये तीनों वापस आकर यहाँ का नजारा देखकर इनके तो होश ही उड़ जाते हैं। एट द सेम टाइम गायत्री भी मूर्ति लेकर आती है। गायत्री तो बहुत फूट फूट के रोने लगती है क्योंकि अब तो ये अनाथ हो चुकी है। इसके 1 महीने के बाद हम ये देखते हैं कि फ्रेडरिक ने उस देवी माँ की मूर्ति को वहीं पर रख दिया और उसी तरह से गायत्री को गोद ले लिया। मतलब ये लोग इसी बंगलों में रहने लगते हैं। इस तरह से फाइनली ये सीरीज यहाँ पर दी एंड होती है। तो सीरीज कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।